हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पारितंत्र का नेक्स्ट टॉपिक पारिस्थितिक पिरामिड, जो कि क्लास 12th के और 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कोशिश करें कि अपने स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करते हैं। जैसे आज का टॉपिक है, हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। तो अगर पारिस्थितिक पिरामिड की बात करें तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को हम लोग आलेखी या ग्राफीय निरूपण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड। जैसा लिखा हुआ कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या क्या, चाहे वो जीव भार हो, चाहे वो संचित ऊर्जा हो या जीव भार हो, संचित ऊर्जा हो या जीव संख्याओं का आलेखीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीवभार व संचित ऊर्जा का आलेखीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। अब इसका जो विचार था, यानी पारिस्थितिक पिरामिड का जो विचार था, सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कब? 1927 में। सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में इसका विचार प्रस्तुत किया था और पारिस्थितिक पिरामिड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड और तीसरा है जीव ऊर्जा का पिरामिड। तो सबसे पहले हम लोग जीव संख्या के पिरामिड को डिस्कस कर लेते हैं। जीव संख्या क्या है? तो आप देख रहे हो चित्र में 2 तरीके के पिरामिड बने हुए हैं। ठीक है, पहला है फसल या घास का पिरामिड। क्या है? फसल या घास का पिरामिड। और दूसरा है वृक्ष का पिरामिड। ठीक, तो आप देख रहे हो कि फसल और घास में जो उत्पादक की संख्या है वो ज़्यादा है। फसल और घास के पिरामिड में उत्पादक की संख्या है वो ज़्यादा है। उससे कम कौन है? उससे कम है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी शाकाहारी। बनी बात है कि घास और फसल ज़्यादा होगी, उसको उस पर डिपेंड रहने वाले जीव कम होंगे। उससे कम है यानी मांसाहारी, यानी शाकाहारी ज़्यादा होंगे, मांसाहारी कम होंगे। और उस सबसे कम है उच्च मांसाहारी या सर्वाहारी। ठीक है ना। तो अगर हम देखें किसी फसल या घास के पिरामिड में जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो संख्या घट रही है। क्या हो रहा है? संख्या घट रही है। इसीलिए फसल या घास का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगर हम वृक्ष के पिरामिड की बात करें तो आप देख रहे हो सिंगल वृक्ष, एकल वृक्ष की पिरामिड की बात करें तो हमें पता है कि उसकी संख्या कम होगी और उस पर डिपेंड रहने वाले पक्षियों की संख्या ज़्यादा होगी और उन पक्षियों के शरीर पर रहने वाले जो छोटे छोटे कीट हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। और उसके बाद जो बाज है, बाज की संख्या इन सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से अगर देखें कि वृक्ष के पिरामिड में हम जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। इससे 2 चीज़ें हमें समझ में आई कि फसल या घास का पिरामिड सदैव सीधा बनता है और वृक्ष का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। अगर हम बात करते हैं किसकी? जीव संख्या के पिरामिड की, तो जीव संख्या के पिरामिड में फसल और घास का पिरामिड सदैव सीधा बनता है और वृक्ष का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर हम जीव संख्या की पिरामिड की बात करें तो प्राथमिक या मूल उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखाने वाले आलेखी निरूपण को जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। फिर से देखिएगा, प्राथमिक या मूल उत्पादक यानी ये हो गए, एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखाने वाले आलेखी निरूपण को जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिख लेंगे, जैसे घास या फसल का पिरामिड, फसल का पिरामिड, घास या फसल का पिरामिड एवं एकल वृक्ष का पिरामिड, एकल वृक्ष का पिरामिड। अब हमको पता है कि इसमें घास का पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। घास का पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा बनता है। इसमें घास का पिरामिड, घास एवं फसल लिख देते हैं, घास एवं फसल का पिरामिड सदैव सीधा बनता है
सदैव सीधा बनता है, एवं एकल वृक्ष का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो जीव भार के पिरामिड की अगर बात करते हैं तो जैसे लिखा हुआ है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में जो शुष्क भार होता है उसको जीव भार कहते हैं। क्या होता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में जो शुष्क भार होता है उसको क्या कहते हैं? जीव भार कहते हैं। वन एवं घास का जो जीव भार का पिरामिड है सदैव सीधा बनता है, और जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड है वो सदैव उल्टा बनता है। उसका रीजन क्या है? उस रीजन को हमने इस चित्र के माध्यम से समझाया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे आपने देखा ये घास का एक जीव भार का पिरामिड बना है। हमको पता है कि घास या फसल के में उत्पादक की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद शाकाहारी की संख्या होती है, उसके बाद मांसाहारी की संख्या होती है और सबसे कम उच्च मांसाहारी की संख्या होती है। इसलिए घास या फसल के जीव भार का जो पिरामिड है सदैव सीधा बनेगा, क्योंकि इसमें जो घास और फसल का जीव भार है वो ज़्यादा होगा, जबकि उच्च मांसाहारी का जो जीव भार है वो कम होगा। और अगर वन में वृक्ष के जीव भार की पिरामिड की बात करें तो वन में वृक्षों की संख्या अधिक होती है, उस पर डिपेंड है, उस पर निर्भर रहने वाली जो बीज भक्षक छोटी चिड़ियाँ हैं जो बीज खाती हैं उनकी संख्या कम होती है, उनको खाने वाली जो बड़ी मांसाहारी चिड़ियाँ हैं उनकी संख्या कम होती है, और जो बाज है उनकी संख्या इससे कम होती है। इसलिए वन में जो वृक्ष के जीव भार का पिरामिड है वो भी सदैव सीधा बनता है। लेकिन अगर हम जलीय जीव भार के पिरामिड की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है, अगर हम जलीय जीव भार की पिरामिड की बात करते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे तालाब का पिरामिड है ये, अगर हम तालाब के पिरामिड की बात कर ले, तालाब का पिरामिड, अगर हम तालाब के पिरामिड की बात कर ले तो तालाब के पिरामिड में जो पादप प्लवक है उनकी संख्या सबसे कम होती है, और यही क्या होते हैं? तालाब में या जल में उत्पादक के रूप में होते हैं। उनको खाने वाले जो जंतु प्लवक हैं उनकी संख्या उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, और छोटी मांसाहारी की मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है जो जंतु प्लवक को खा जाती है, और सबसे ज़्यादा संख्या होती है बड़ी मांसाहारी मछलियों की। इसलिए अगर हम जीव भार के पिरामिड की बात करें तो जीव भार के पिरामिड में घास फसल के जीव भार का पिरामिड एवं वन में वृक्ष के जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, लेकिन किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। अगर इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की, और ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। इस तरीके से पिरामिड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, और अपने पॉजिटिव कमेंट से हमें मोटिवेट भी करें। अगर हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं तो किसी भी पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होने वाले ऊर्जा का प्रवाह के ग्राफीय निरूपण को हम लोग ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसके निरूपण को हम लोग, उसके ग्राफीय निरूपण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके ग्राफीय निरूपण को हम लोग ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंडमैन ने ही ऊर्जा का 10% नियम दिया था। लिंडमैन ने क्या कहा था? ऊर्जा का 10% का नियम दिया था। अब इस 10% का नियम क्या है? ये 10% के नियम के हिसाब से उन्होंने बताया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सिर्फ 10% ही होता है। जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सिर्फ कितना होता है? 10% ही होता है। शेष 90% क्या होता है? जीव उस ऊर्जा को श्वसन, उत्सर्जन आदि में खर्च कर देते हैं। यही था ऊर्जा का 10% नियम। यानी लिंडमैन के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ 10% ही होता है। शेष 90% ऊर्जा वह कहाँ हो जाती है? जो जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, इनमें खर्च हो जाती है। तो अब आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो उत्पादक के पास होती है, क्योंकि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनाते हैं। उसके बाद उस ऊर्जा का 10% यानी 100 जूल पहुँचती है प्रथम श्रेणी के पास, जो कि शाकाहारी होते हैं। उस शाकाहारी से 10% यानी 10 जूल पहुँचती है द्वितीय श्रेणी के पास, जो कि मांसाहारी होते हैं। और उस 10 जूल से
10% पहुंचती है, यानी 1% पहुंचती है तृतीय श्रेणी के पास, जो उच्च मांसाहारी होते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वो सिर्फ 10% ही हो रहा है। तो ये था ऊर्जा का पिरामिड। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड को डिस्कस किया है, जो कि आगामी परीक्षाओं में इंटर और 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने पॉजिटिव कमेंट के द्वारा हमें मोटिवेट भी करें। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी इसी वीडियो के माध्यम से 10th और 12th के कराए जाएंगे। धन्यवाद।